अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी सेल्स टैक्स, नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ सेल्स पर टैक्स को सेल्स टैक्स कहते हैं, जबकि असल बात ये नहीं है। सेल्स सिर्फ सेल्स पर टैक्स सेल्स टैक्स नहीं होता। सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगता बल्कि परचेज पर भी लगता है, इंपोर्ट पर भी लगता है, कंजम्पशन पर भी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगता है। तो सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं बल्कि इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, कंजम्पशन पर भी लगता है। तो एक नतीजे तक हम पहुंच गए कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगता बल्कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगता बल्कि इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और कंजम्पशन पर भी लगता है। सर ये आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, इसको मेरे साथ साथ लेके चलना है जी। ठीक हो गया भैया। अगली बात, सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगना। सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगना बेटे, सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगना, एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और कंजम्पशन पर लगना। सर सेल्स टैक्स कहाँ कहाँ लगना है, ये अगला पहलू है। भाई सेल्स टैक्स लाहौर में लगना है तो क्या पेशावर में लगना है? जी इसका जवाब है पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि इस सारे सूबों पर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर भी। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। टैक्स, लफ्ज़े टैक्स क्या है? लफ्ज़े टैक्स क्या है? जब हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे होंगे तो इसमें लफ्ज़े टैक्स से मुराद सेल टैक्स कानून में मौजूद हर तरह का टैक्स है। इसमें सेल्स टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी, फाइन, फी इम्पोज्ड, कोई और सम जो इस एक्ट सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। सर सेल्स टैक्स का कानून कौन सा है? 1990 का कानून। लो सर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सर ये कानून है। अच्छा अगर आप यहाँ तक बात कर चुके तो अब थोड़ी सी जनरल बात आपके साथ करने लगा हूँ कि सर सेल्स टैक्स के बारे में एक आम बंदा क्या सोच रहा होता है या मैं क्या सोचता था। मैं इस बात पे अक्सर हैरान होता था कि अगर अभी हम गन्ने की रॉ पीने चलें तो गन्ने की रॉ पर सेल्स टैक्स नहीं है, और अभी नेस्ले का जूस पीने की बात करें तो उस पे सेल्स टैक्स है। यस और नो? इसकी क्या वजह? नेस्ले वाले रजिस्टर्ड हैं और जो गन्ने की रॉ सेल कर रहा है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बात तो ठीक है। इसका मतलब है कि टैक्स कुछ बंदे लागू करते हैं, कुछ बंदे लागू नहीं करते, या ये कहूँगे कुछ बंदे लागू कर सकते हैं और कुछ बंदे लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात, सर जी जब हम फल सब्जियां खरीदते हैं तो इस पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब हम कोई कोका कोला खरीदते हैं तो उस पे टैक्स लगता है। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब है कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिस पे टैक्स लगना है और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगना। तो सर सेल्स टैक्स
सेल्स टैक्स की जो बात करें, एक ग्लास है, यानी कुछ टैक्स लगना है और कुछ पे नहीं लगना, कुछ आइटम्स पे टैक्स लगना है और कुछ पे नहीं लगना, कुछ बंदों पे टैक्स लगना है और कुछ पे नहीं लगना, कुछ चीजों पे टैक्स लगना है और कुछ पे नहीं लगना। बहरहाल सेल्स टैक्स के इस कानून को अब हम बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि असल गेम है क्या, असल गेम है क्या। इसको समझने के लिए हम कुछ 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी सेल्स टैक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा और थोड़ा अलर्ट रहिएगा। यार क्या हो गया ये? लो सर, मैं डिस्कस करने लगा हूं। सर जी, एक आइटम हमने परचेज की 100 रुपए की, उस पर सेल्स टैक्स लगा। सर सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%। सेल्स टैक्स लगा 18%, तो उसकी कीमत हो गई 118 रुपये। हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 18 रुपये टैक्स लगा और हमने 118 रुपये की अदायगी की या 118 रुपये पर टैक्स दिया। ₹118 पर टैक्स दिया। दिस इज परचेज। परचेज के हवाले से ये बात है। ये जो परचेज पर टैक्स दिया इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, ये जो परचेज पर टैक्स दिया है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। इसी आइटम को जो मैंने 100 रुपए की खरीदी थी 200 रुपए की बेच दी। ये आइटम जो मैंने 100 रुपए की खरीदी थी इसे 200 रुपए का बेच दिया और टैक्स भी चार्ज किया। कितने परसेंट? 18%। यानी कितना बना? 36। टोटल पैसे कितने वसूल किए? 206। 118 रुपये पे किए थे, जिसमें 18 रुपए का सेल्स टैक्स था। यस और नो? परचेज पर जो सेल टैक्स देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स। अच्छा, इसके बाद अगली बात है, मैंने 200 रुपए की चीज सेल की थी और 18 रुपए का टैक्स चार्ज किया था। सेल करने पर जो टैक्स चार्ज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स। उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स। तो भैया आउटपुट टैक्स मैंने चार्ज किया, याद रखना ये आउटपुट टैक्स जो मैंने चार्ज किया है ये मुझे एफबीआर को जमा करवाना पड़ेगा। ये आउटपुट टैक्स जो मैंने चार्ज किया है ये एफबीआर को जमा करवाना पड़ेगा। और ये इनपुट टैक्स जो मैंने पे किया है ये एफबीआर से मैं क्लेम करूंगा। एफबीआर से मैं क्लेम करूंगा। इनपुट टैक्स एफबीआर से क्लेम करूंगा, आउटपुट टैक्स एफबीआर को पे करूंगा। आपके टैक्स का जो बुनियादी कानून है वो ये है कि
आउटपुट टैक्स मैंने एफबीआर को पे करना था 36 रुपए का, और इनपुट टैक्स मैंने एफबीआर से वसूल करना था 18 रुपए का। आउटपुट में से इनपुट लेस कर देंगे तो बकाया 18 रुपए रह जाएंगे। मैंने एफबीआर के देने 36 थे, एफबीआर से लेने 18 थे, मैं नेट करके बकिया 18 रुपए पे कर दूंगा। इसको कहते हैं सेल्स टैक्स पेएबल, इसको कहते हैं सेल्स टैक्स पेएबल। ओ सर जी मेरी बात समझ आ गई है? नो सर, ये बुनियाद है बिल्कुल सेल्स टैक्स की। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, और आउटपुट में से इनपुट लेस कर देते हैं तो सेल्स टैक्स पेएबल आ जाता है। इस सारी डिस्कशन से अगर आपको ये समझ आ गया कि आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है तो मैं आगे चलूँगा। यस और नो? लो सर, अब अगली बात सुनो। आउटपुट में से इनपुट हो गया। अब अगली बात सुनो। गुड्स 3 तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है टैक्सेबल गुड्स, एक को कहा जाता है एग्जैम्प्ट गुड्स, और तीसरे को कहा जाता है जीरो रेटेड। व्हाट इज टैक्सेबल गुड्स? ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, आउटपुट चार्ज करेंगे, इनपुट क्लेम करेंगे, आउटपुट में से इनपुट क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट कर देंगे, आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट कर देंगे। आउटपुट चार्ज, इनपुट क्लेम, टैक्सेबल गुड्स में ये दोनों होते हैं। एग्जैम्प्ट गुड्स वो गुड्स जिन पर आउटपुट चार्ज नहीं कर सकते और इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आउटपुट ना ही इनपुट, इसको कहा जाता है एग्जैम्प्ट गुड्स। आइटम नंबर 3, जीरो रेटेड गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिस पर आउटपुट एट द रेट ऑफ 0% चार्ज होती है, यानी आउटपुट चार्ज नहीं होता और इनपुट क्लेम होता है, इनपुट क्लेम होता है, आउटपुट चार्ज नहीं होता। आउटपुट 0% पर इनपुट क्लेम होता है, आउटपुट में से इनपुट लेस कर देंगे। सर जी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? अरे यार जब आउटपुट चार्ज करने, यानी मैंने एफबीआर को कुछ नहीं देना लेकिन इनपुट क्लेम का इनपुट दे रहा हूं जो एफबीआर से लेना है, तो हमेशा रिफंड ही आएगा। या मेरी बात समझ आ रही है? हमेशा रिफंड ही आएगा। सर जी
रिफंड ही है। सर जी टैक्सेबल गुड, एग्जाम्ड गुड और ज़ीरो रेटेड गुड्स, ये असल में 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं। मैं उसी को ही लेके चलता हूँ जो एग्जाम्पल भी चला रहा था। 200 रुपये की चीज़ बेची थी, 100 रुपये की खरीदी थी। 200 रुपये की चीज़ बेची थी तो 36 रुपये का आउटपुट टैक्स था, 18 रुपये का इनपुट टैक्स था। अल्टीमेटली पेबल कितना आ गया था? तो यार मुश्किल तो नहीं है, आ जाओ। एग्जाम्ड गुड है, आउटपुट टैक्स क्या होगा? निल। इनपुट टैक्स क्या होगा? निल। सर जी कुछ भी पेबल। सर जी जीरो रेटेड की बात करने लगा हूं, आउटपुट क्या होगा? जीरो। इनपुट क्या होगा? 18। तो रिफंड कितने का आ जाएगा? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा। सर जी 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट है। एक आउटपुट टैक्स क्या है, एक इनपुट टैक्स क्या है, एक टैक्सेबल गुड्स क्या है, एक एग्जाम्ड गुड्स क्या है, और एक जीरो रेटेड आइटम्स कौन सी हैं। क्या ये 5 बातें आपको समझ आ गई? यस और नो? लो सर, अब आपको ये बात समझ आ गई, फिर आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं टैक्सेबल सप्लाई की। वो कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई मीन्स a supply of taxable goods made by an importer, manufacturer, wholesaler या dealer, distributor या retailer, इन 6 लोगों ने अगर कोई सप्लाई की है तो वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। हाँ, गुड्स जीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको बताया एग्जाम्प्ट में तो ना आउटपुट होता है ना इनपुट होता है, और जीरो रेटेड में आउटपुट 0%, इनपुट क्लेम करते हैं। यही बात हुई है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। ये सर कुछ लोग आ गए हैं मजीद, 1 2 3 4 5 6, इसको डिस्कस करते हैं इन लोगों को कि भाई ये कौन है। फिर जुमला पढ़े, 2.7 पढ़े जरा। गुड्स सप्लाइड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, ये टैक्सेबल गुड्स होती हैं। और गुड्स इनके अलावा कोई और सप्लाई करे तो वो टैक्सेबल नहीं होती। अब 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टर कौन होता है? बाहर के मुल्क से जो बंदा चीज पाकिस्तान में लाया उसे इंपोर्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कौन होता है? सर हर वो बंदा जो प्रोडक्शन करे, जो मैन्युफैक्चरिंग करे, जो कोई नई चीज बनाए, उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। सर जी मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो नई चीज बनाता है, चाहे रॉ मटेरियल उसका अपना हो या ना हो, गुड्स बनाए, नई चीज बनाए, प्रोडक्शन करे, उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। इसको ज़रा डिफाइन करेंगे तो वो कहता है वो ये 7 तरह के काम कर रहा हो तो उसे मैन्युफैक्चर समझा जाएगा। 7 काम कौन से हैं? A, B, C, D, R, P, M। सर ABCD RPM, यार ये गाड़ियों का और बाइक्स का नहीं होता RPM, रोटेशन पर मीटर इसको कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन भी कहते हैं फिजिक्स की ज़ुबान में, रेस कह लें इसको आम ज़ुबान में, ठीक हो गया, पिक कह लें भैया। RPM याद रखने के लिए A फॉर असेंबली, B फॉर बॉटलिंग, C फॉर कटिंग, D फॉर डाइल्यूटिंग,
R for repacking, P for packing, M for mixing। सर ये 7 काम जो बंदा कर रहा हो उसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। ये 7 काम जो बंदा कर रहा हो उसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। सर जी व्हाट इज असेंबलिंग? असेंबल करना, जोड़ना। आपको पता है पाकिस्तान में जो गाड़ी नई नहीं बनती, बस असेंबल होती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी डब्बे में आती है और डब्बे की चीज़ों को जोड़ के यहाँ पर गाड़ी तैयार करते हैं। इसको कहते हैं असेंबलिंग। अक्सर ऐसा होता है कि आपको गिफ्ट या आप टॉयज़ जो आप बच्चों को देते हैं वो भी एक डब्बे में होते हैं, बाद में उसे खुद जोड़ रहे होते हैं सर इसको कहते हैं असेंबलिंग। ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। बॉटलिंग, कोको कोला का सारा जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा है, एक बंदा सिर्फ क्या कर रहा है यहाँ पर बॉटलिंग कर रहा है, बॉटल्स में बनाकर उसको बेच रहा है। ये बॉटलिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। कटिंग, सर 2000 किताब एक कटर से 1 मिनट में कट जाती है। मशीन ऐसी होती है जिसे वो कटिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट करना। अगर मिसाल के तौर पे ये जो बहुत से केमिकल्स हैं जैसे वॉशरूम क्लीनर होते हैं, ये मार्केट से HCl लेके आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, आधा HCl डालते हैं, आधा पानी डालते हैं, साथ रेड कलर डालते हैं, तो जो नई चीज़ बन गई वॉशरूम क्लीनर बन गया। सर समझ आ रही है? ये क्या होता है? ये इसको कहते हैं डाइल्यूटिंग। ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। सर रीपैकिंग, पैक हुई हुई चीज़ को अनपैक करना और बाद में रीपैक करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। पैक करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मिक्सिंग, ये भी दो केमिकल्स मिला के एक नया केमिकल बनाना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। गर्ज ये कि ABCDRPM ये सारे क्या हैं? ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की स्कोप में आते हैं। पहले बुलेट में लिखा ये हुआ है, पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन असेंबल्स, मिक्सेस, कट्स, डाइल्यूट्स, bottles, packages or repackages or prepare goods by any other manner. An assignee or trustee in bankruptcy, liquidator, execution, curator or any other manufacturer or producer or any person who disposes of his asset in fiduciary capacity। सुनो, मैन्युफैक्चरर की सीट पे जो बंदा बैठ जाए वो भी मैन्युफैक्चरर होता है। एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, वो बैंकरप्ट हो गया, अब उसकी जगह पर दूसरा बंदा आगे बैठा। या मेरी बात पिक कर रहे हो? उसकी जगह पर दूसरा बंदा आगे बैठा, उसकी सीट पर दूसरा बंदा आगे बैठा। इसको कहा जाता है कि वो ऑफिशियल असाइनी होगा, वो क्यूरेटर होगा, वो एग्जीक्यूटर होगा, वो मैन्युफैक्चरर होगा, वो ट्रस्टी या असाइनी होगा। तो ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाता है। तो भाई असाइनी या ट्रस्टी या लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, क्यूरेटर या कोई और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या एनी पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ हिज एसेट इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, जो दूसरे बंदे के एसेट को सर जी अपना लिक्विडेट होता है तो पता क्या होता है? इस बंदे के टोटल एसेट हैं 100 रुपए के, इस बंदे ने टोटल पैसे देने हैं 150 रुपये। ये अपने हाथ खड़े कर लेता है, भाई मैं तो पैसे नहीं अदा कर सकता। फिर अदालत एक बंदा अपॉइंट करती है
जो लिक्विडेटर हो सकता है, कंपनी के इसमें लिक्विडेटर होता है, ये ऑफिशियल असाइनी होता है। ये बंदा इसके सारे एसेट्स को देखता है और फिर 1 बाय 1 एसेट बेच कर जिसके पैसे देने होते हैं उसके पैसे अदा कर देता है। इस बंदे को ऑफिशियल असाइनी या क्यूरेटर या एग्जीक्यूटर जो भी नाम दिया जाए, ये बंदा मैन्युफैक्चरर की सीट पर आके बैठेगा तो इसे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैन्युफैक्चरर की सीट पर जो बंदा आके बैठेगा उसे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। सर जी तीसरा एक बंदा जो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता बल्कि बनी बनाई चीज़ों पर अपना ठप्पा लगा देता है तो उसे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाता है। बहुत से एक टाइम आ गया था कि चाइना से ही इंपोर्ट होने लग गया था सारा सामान। इवन एक कंपनी ने उस चाइना वालों को कहा कि ये ले हमारी स्टैंप भी आप ही लगा दिया करें। अब कौन आपसे सामान लाए खोल के अपनी स्टैंप लगाए, स्टैंप भी आप ही लगा दें, बस आप इधर हमें माल भेजेंगे और हम बेचने लग जाएंगे। तो सर अगर इस तरह का सीन हो फिर क्या होता है? सर वो कहते हैं कोई भी पर्सन, फर्म या कंपनी जो होल्ड क्लेम करती है कि ये मेरा ब्रांड है, होल्ड करती है, क्लेम करती है, या यूजेस एनी पेटेंट, प्रॉपर्टी और अदर राइट्स टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड वेदर इन हिज और इट्स नेम, भैया अपना नाम है या किसी, वेदर इन इट्स और इन हिज और इट्स नेम, अपने नाम पर, ये जो ब्रांड है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक ब्रांड है एक्स फैब्रिक्स का, इसकी छोटी सी दुकान है मुहाफिज प्लाजा में, फॉर एग्जांपल एक प्लाजे में, अनारकली का एक मशहूर प्लाजा है जहाँ पर रेडीमेड शर्ट्स मिलती हैं, ठीक है। उस प्लाजे में इसकी दुकान है, इसने अपना नाम बनाया हुआ है एक्स फैब्रिक्स के नाम से या एक्स शर्ट्स के नाम से। तो ये मुख्तलिफ लोग इसने रखे हुए हैं, ये उनको कहता है कि मुझे शर्ट बना के ला दो, वो शर्ट बना के ला देते हैं तो ये अपना ठप्पा लगा लगा के बेचता है कि ये मेरा ब्रांड है। जब कोई से पूछता है कि ये एक्स टी शर्ट किसकी है तो कहता है ये मेरा ब्रांड है। ये जो बनी हुई चीज़ को, मैन्युफैक्चर हुई हुई चीज़ को ओन कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि ये मेरा पेटेंट है, मेरा राइट है, तो जनाब इसका मतलब है कि इस बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। हालांकि वो सच्ची मुच्ची की मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बारे में क्लेम करता है कि ये मेरी है, मेरा ब्रांड है, मेरी चीज़ है, तो जनाब इसको कहा जाता है, इसको भी मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो मैन्युफैक्चर हुई हुई चीज़ के बारे में क्लेम करेगी ये उसकी है। सर जी हाँ, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो बंदा होगा जो सच्ची मुच्ची का मैन्युफैक्चरर हो, जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, वरना किसी को मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर नहीं समझा जाएगा। और भाई मेरी बात पिक कर रहे हो? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर नहीं समझा जाएगा। ओनली सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हु ओन्स or has his own manufacturing facility to manufacture or produce the goods exported or to be। सर जी अगर उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, अपनी फैक्ट्री नहीं है, अपनी जगह नहीं है जहाँ पे वो जो है वो कपड़ा बनाता है या कोई भी आइटम बनाता है, तो उसको मैन्युफैक्चरर नहीं समझा जाए, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर समझा जाए। मैंने 1 2 3 तीनों बुलेट्स हैं और ये मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर है। प्लीज़ जल्दी से इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें।
सर जी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जी डिस्पोजेस ऑफ द एसेट, जो बंदा मैन्युफैक्चरर की सीट पर बैठा ताकि और मैन्युफैक्चरर खुद लिक्विडेट हो रहा था या इंसॉल्वेंट हो गया था, तो जो बंदा उसकी सीट पर बैठा ताकि उसके एसेट्स को बेच दे, एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी। सर फिड्यूशरी कैपेसिटी में यानी फिड्यूशरी कहते हैं सर जी, इसका आसान अल्फाज में मतलब होता है एतमाद, भरोसे वाला जो ताल्लुक होता है ना, उसको कहते हैं। वो इस कैपेसिटी में एसेट्स को बेचने के लिए आया है और ख़ुद उस इदारे का असाइनी या ट्रस्टी बन गया है, तो उसको भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। जी लो सर, आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कौन? एनी पर्सन, एनी प्रोसेस, सॉरी सर, मैन्युफैक्चरर की बात हो गई है। मैन्युफैक्चरर जो करता है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो सर वो क्या है? सर कोई भी प्रोसेस जिसके जरिए एक आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल में तब्दील हो जाए। एक किसी चीज़ को हीट करना कि वो दूसरे आर्टिकल में तब्दील हो जाए। सर एक आर्टिकल खुद या इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल, मटेरियल या कंपोनेंट दूसरे आर्टिकल में तब्दील हो जाए। इज सो चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप्ड दैट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली एंड इंक्लूड प्रोसेसेस incidental or ancillary to completion of the manufactured product। ये दूसरी बात है सर जी, इस तरह से चेंज, ट्रांसफॉर्म या रीशेप हो जाए कि वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो सके। सर एक बंदा ग्लास को लेता है, उसके साथ एक कुंडा जोड़ता है, पहले उससे पानी पीना था, अब उससे लोग चाय पीते हैं, कप बन जाता है। मिसाल दे रहा हूँ, वो इस तरह से तब्दील हुआ कि अब उससे दूसरा काम लिया जा सकता है। इस काम को भी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सर जी धागे से कपड़ा बनाना मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़े को कढ़ाई करना मैन्युफैक्चरिंग है, कढ़ाई से कपड़ा सीना मैन्युफैक्चरिंग है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे प्रोसेस। सर ये प्लास्टिक की जो आइटम होती है, एक टाइम पर ये आइटम सिर्फ दाने होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे, उसको पिघला कर मुख्तलिफ प्लास्टिक की आइटम बनाई जाती है। जो बंदा ये वाला काम करता है ये मैन्युफैक्चरर होता है। तो मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल बना देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको तब्दील कर देता है, उसकी शक्ल को, उसके हैयत को, उसकी इस्तेमाल को। सर प्रिंटिंग
पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग। सर जी प्रिंट करना, पब्लिश करना, लिथोग्राफी भी ग्राफिक से निकला है, उसमें ग्राफ के हवाले से ये पेपर पर या कपड़े पर। और चौथे नंबर पे एनग्रेविंग, ये सारे भी क्या समझे जाते हैं, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग समझा जाता है। प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बोटलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस से रिलेटेड ये चार बातें थी। Any process in which an article singly or in combination with other articles material component is converted into another distinct article or product is so changed, transformed or reshaped that it is being capable to put to use differently and include process incidental or ancillary to completion of manufactured product. Process of printing, publishing, lithography and engraving. Process and operation of assembling, mixing, cutting, diluting, bottling, packing, repacking and preparation of goods in any other manner. सर जी ये मैन्युफैक्चर है, मैंने आपको 2 से 3 बार बड़ी डिटेल से बता दिया। रिटेलर कौन होता है? आम दुकानदार जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं उसे रिटेलर कहते हैं। जो एंड कंज्यूमर को चीज़ें सप्लाई करता है उसको रिटेलर कहते हैं। हाँ, कुछ लोग इंपोर्टर और रिटेलर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर भी होते हैं। तो ऐसा बंदा जो कि इंपोर्ट भी करता है और रिटेल भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिटेल भी करता है, ऐसे बंदे को रिटेलर और होलसेलर, इसको ऐसे बंदे को जो खुद इंपोर्ट करके रिटेल करता हो या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हो, शो करेगा कि होलसेल प्राइस क्या है और रिटेल प्राइस क्या है। प्रोवाइड दैट हु कंबाइंस द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग विद रिटेल शैल नोटिफाई एंड एडवर्टाइज होलसेल एंड रिटेल प्राइस सेपरेटली, और अपनी रिटेल आउटलेट्स के एड्रेसेस भी बताएगा। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर रिटेलर चीज बेचता है, सर जी रिटेल प्राइस कहलाता है। सर हम आमतौर पे कहीं कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उस पर लिखा होता है आरपी 100 रुपये, एसटी 18 रुपये, एसपी 100, सेल प्राइस 118 है, रिटेल प्राइस 100। रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। रिटेल प्राइस में सारे टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस, चार्जेस, ड्यूटीज वगैरह सब शामिल हैं। हाँ, इसमें सारे टैक्सेस शामिल हैं सिवाय सेल्स टैक्स के। रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसमें सारे टैक्सेस शामिल हैं सिवाय सेल्स टैक्स के। एट विच एनी पर्टिकुलर ब्रांड or variety of any article should be sold to the general body of consumers, or if more than one such price is so fixed for the same brand or variety, the highest of such price, provided that the board may through a general order specify zone or areas for the purpose of determination of highest retail price for any brand और वैरायटी ऑफ गुड्स। बोर्ड जनरल ऑर्डर के ज़रिए जोन्स और एरियाज़ को स्पेसिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट रिटेल प्राइस। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो बोर्ड रिटेल प्राइस, एक से ज़्यादा रिटेल प्राइसेस होती हैं, तो बोर्ड जनरल ऑर्डर के ज़रिए स्पेसिफाई कर देता है जोन या एरिया जिसकी रिटेल प्राइस को माना जाएगा। एक प्राइस लाहौर में है, एक प्राइस गुजरांवाला में है, एक प्राइस उकाड़ा में है, तो टैक्स वाले कह देते हैं जो प्राइस लाहौर में होगी ना उस प्राइस के मुताबिक सेल टैक्स लगेगा।
लाहौर में, अब लाहौर ज़्यादा बड़ा शहर है, लाहौर की प्राइस ज़्यादा होगी, यस और नो। वो कह देता है स्पेसिफाई, आम तौर पे तो उसने कहा अगर एक से ज़्यादा प्राइसेस हो तो हाईएस्ट प्राइस लेते हैं। बोर्ड थ्रू जनरल ऑर्डर स्पेसिफाई कर देता है जोन या एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट रिटेल प्राइस फॉर एनी ब्रांड और वैरायटी ऑफ गुड्स। A person appointed by a manufacturer, importer or any other person for a specified area। सर जी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर को पहले समझ लें। मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, मैन्युफैक्चरर अपने इलाके का एक बंदा सिलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे मैन्युफैक्चरर इस हर इलाके के लिए एक बंदा सिलेक्ट करता है जिसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, ताकि वो उस पूरे इलाके को कवर करें। फॉर एग्जांपल कोका कोला का एक डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे फैसलाबाद रीजन का। कोक सारा अपना जो फैसलाबाद का माल है वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सारे इलाके में तकसीम करता है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर इलाके का होता है, याद रखना। और डिस्ट्रीब्यूटर को माल कहाँ से मिलता है? मैन्युफैक्चर। असल में मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। A person appointed by a manufacturer, importer or any other person for a specified area to purchase goods from him for further supply, and includes a person who in addition to being a distributor is also engaged in supply of goods as a wholesaler or a retailer। एज अ होलसेलर और अ रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर में ये सब शामिल है। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड एरिया के हवाले से पर्सन अपॉइंट करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। सर जी आगे चलते हैं होलसेलर की तरफ। होलसेलर कौन है? होलसेलर से मुराद डीलर और includes a dealer and means any person who carries on the business of buying and selling goods by wholesaler or supplying or distributing goods by wholesaler for cash or deferred payment। सर जी होलसेलर कौन है? आसान अल्फाज में वो बंदा जो होलसेल करता है, यानी बल्क में चीज़ें बेचता और ख़रीदता है, उसे होलसेलर कहा जाता है। हाँ, होलसेलर कैश पर भी माल सप्लाई करता है और क्रेडिट पर भी। उसने लिखा हुआ है फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है उसी वक्त भी कैश ले लेता है और बाद में भी। कुछ होलसेलर समझदार होते हैं, होलसेलर ऑर्डर लेता है और फिर खुद माल नहीं खरीदता, वो ऑर्डर लेकर माल किससे जाके ले लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेकर उस ऑर्डर को पूरा कर देता है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं और ख़ुद माल नहीं खरीदते, खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर दे देते हैं। ऐसे लोगों को भी होलसेलर ही समझा जाता है। ये कैसे काम करते हैं? फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट और फॉर कमीशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। स्टोर सच गुड्स बिलोंगिंग टू अदर एज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किसी बंदे से चीज़ें ला के रख ली, उसकी अपनी नहीं होती। सर जी मेरी बात पिक करें, ये चीज़ें उसकी अपनी नहीं होती, किसी से बिलोंगिंग टू अदर, किसी दूसरे बंदे की चीज़ें अपने पास रखते हैं और ऑर्डर आता है तो भेज देते हैं और ख़ुद इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, वो बंदा जो इनकम टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करे उसे भी होलसेलर कहा जाता है। तो होलसेलर में उसने कहा वो बंदा जो बल्क में चीज़ें होलसेल करे और डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स बाय होलसेल फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, कैश और डेफर्ड पेमेंट, और फॉर कमीशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन और स्टोर्स सच गुड्स बिलोंगिंग टू अदर एज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स एंड इंक्लूड द पर्सन हु डिडक्ट्स इनकम टैक्स एट सोर्स।
यार होलसेल समझ आ गया भाई? सर जी मैंने आपको इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ये सारा पढ़ा दिया। सर ये 2.3 में ये 3 बातें भी पढ़ा दी, सिर्फ गो थ्रू करा दूं। 2.3 टैक्सेबल गुड्स, वो गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट है। गुड्स से क्या मुराद है? सर बिजली और बाकी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है, मनी शामिल नहीं है, स्टॉक शामिल नहीं है, शेयर शामिल नहीं है, सिक्योरिटी शामिल नहीं है। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई से क्या मुराद है? विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, विच इज exempt from supply or import of goods listed in 6th schedule, goods specified। सर जी exempt supply क्या मुराद है? ना आउटपुट है ना इनपुट है। इसका कौन सा स्केजूल? सर 6th स्केजूल में आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, वो सारी आइटम्स है। सर 2-3 नाम आपको बताया तो फार्मास्यूटिकल्स, सर फार्मास्यूटिकल इदारा, फार्मास्यूटिकल आइटम पे सेल टैक्स नहीं होता। सर कुरान पाक पे सेल्स टैक्स नहीं। सर वेजिटेबल एग्रीकल्चरल आइटम्स, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन पर सेल्स टैक्स नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई, इसमें आउटपुट टैक्स कितने % है और इनपुट टैक्स नहीं। और सर समझ आ रही है? सप्लाईज, हाँ बाज आइटम्स ऐसी हैं जिसके बारे में बोर्ड, बाज आइटम ऐसी हैं जिसके बारे में फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आप ये चीज़ें इंपोर्ट करें और सेल टैक्स पे ना करें। आपको पता है जब कोई बंदा चीज़ें इंपोर्ट करता है तो पोर्ट पर आ जाती हैं, हुकूमत को कहता है जी वो चीज़ हमारी आ गई, हम लेना चाहते हैं। हुकूमत कहती है टैक्स दो। कौन सा टैक्स दो? सेल्स टैक्स भी दो, कस्टम ड्यूटी भी दो और एडवांस इनकम टैक्स भी दो। आपने अक्सर सवाल में भी पढ़ा हुआ है कि मशीन इंपोर्ट की और एडवांस टैक्स दिया, याद है? सर ये वाले टैक्स आप वहाँ पर जमा कराते हैं तो चीज़ आपके हवाले की जाती है। हाँ फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी चीज़ के बारे में भी कहते हैं कि जनाब अगर इसको इंपोर्ट करेंगे तो इसकी इंपोर्ट का पर सेल्स टैक्स लागू नहीं किया जाएगा या सेल्स टैक्स कम लागू किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये वाली पावर है। तो सर जी समझ गए हो? लो सर ये बात भी आ गई। मैंने अब आपको सेल्स टैक्स में एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी पढ़ा दिया, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। बस ये 2 बातें रह गई, ये पढ़ें और आज की क्लास खत्म। रजिस्टर्ड पर्सन, हर वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक रजिस्टर्ड है या उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन है नहीं, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाएगा। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। A person not registered but liable, a person not registered but liable to be registered can equally be held liable to pay sales tax on the goods supplied during the period that he remained unregistered। Sir ji, a person not registered but liable to be registered can equally be held liable to pay sales tax on the goods supplied during the period that he remained unregistered। However, such person is not entitled to get the। सर जी हर वो बंदा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, इस पर सारी जिम्मेदारियां वही लागू होंगी जो रजिस्टर्ड भी पर्सन वाली है। हाँ
ऐसा बंदा कैसा अजीब है, आउटपुट टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकता। Such person is not entitled to get the benefit of input tax credit. Input tax claim नहीं कर सकता। सर वो कोई बेनिफिट एज अ रजिस्टर्ड पर्सन वाला क्लेम नहीं कर सकता, जबकि लाइबिलिटी सारी रजिस्टर्ड पर्सन वाली हैं। पर्सन से क्या मुराद है? सर पर्सन से क्या मुराद है? 7 बातें मैंने आपको इनकम टैक्स में पढ़ाई थी, यहाँ पर 9 बातें हैं। सर मुझे याद है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक, इंटरनेशनल, यार याद है? ये 7 बातें हैं। 2 बातें सेल्स टैक्स में मजीद हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक लोकल अथॉरिटी। तो 2 इजाफी बातें हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक लोकल अथॉरिटी। सर जी रजिस्टर्ड पर्सन में ये सारी बातें हैं। यहाँ पर सर मैं अपना आज का लेक्चर रोक रहा हूँ, बाकी कल कराता हूँ। सर जी ये जितना आपको पढ़ाया है ये सारा क्लेम करना है। सर जी जितना पढ़ाया है सारा क्लेम करना है। आज के लिए इतना ही था।